मैं तो कहती हूँ बेटा बेटी दोनों को साथ ही ब्याह दो। क्या बेटे के लिए बहू लेने अलग जाओगी और बेटी को ब्याहने अलग? हाँ, बोल तो सही रही है दीदी। रिंकी और रिंकू बड़े हो गए हैं, ट्विंस होने के कारण दोनों की उम्र भी सेम ही है। तो क्या कहती हो भाग्यवान, जा ही रहे हैं बनारस तो बेटे के लिए बहू भी ले आते हैं। क्या दिल्ली से बनारस हर बार करेंगे। बोल तो सही रहे हो रिंकू के पापा, कर देते हैं दोनों की शादी एक साथ। बनारस की गलियों में रीमा के घर की रौनक खूब थी। रिंकू और रिंकी दोनों जुड़वा भाई बहन की शादी एक ही मंडप में तय हो गई थी। रिंकू की बारात आई। दुल्हन का नाम था प्रिया, गोरी, सुंदर, सुशील। और रिंकी के लिए दूल्हा आया विशाल, साधारण नयन नक्श, मोटे चश्मे वाला, पर घर वालों को तो जैसे अपना बेटा कोहिनूर लगता था। पंडित जी दोनों तरफ मंत्र पढ़ रहे थे, एक और फेरे और दूसरे और फेरे। देखो देखो विशाल कितना सलीके से बैठा है मंडप में। हमारा दामाद तो एकदम राजकुमार लग रहा है। दीदी प्रिया भी तो देखो कितनी सुंदर लग रही है, लाल जोड़े में एकदम परी जैसी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये रंग रूप थोड़ी ना काम आता है। संस्कार चाहिए, संस्कार, हमारे विशाल जैसे बेटा हो तो ऐसा। बहन जी हमारी बेटी भी पढ़ी लिखी है, बीकॉम की है। अरे हाँ, पर हमारा दामाद विशाल एमबीए किया हुआ है दिल्ली से। वो तो बस हमारी किस्मत अच्छी थी जो ऐसा दामाद मिला। दीदी अब थोड़ा प्रिया की तारीफ भी करो, बहू है हमारी। भाई तारीफ तो करूंगी, लेकिन पहले देख लो ये नाक में नथ कितनी छोटी डाली है। हमने तो विशाल के लिए कितना बड़ा सेट दिया, और इन्होंने रिंकू को क्या दिया, बस एक पतली सी चेन। हमारे बेटे के लिए तो सब कम ही है। इधर प्रिया की माँ चुपचाप बैठी थी। उन्होंने बेटी का हाथ थामा। बेटा तो घबराना मत, तू सबसे अच्छी है, हम है ना। वैसे भी दामाद और बहू में ससुराल वालों को दामाद के ही गुण दिखते हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया की आंखें भर आई। रिंकी को देखकर विशाल की माँ बोली, हमारे बेटे को इससे अच्छी मिल सकती थी, खैर जो किस्मत में था। शशि को गुस्सा आया। क्या मतलब है आपका, हमारी बेटी किसी से कम है क्या? अरे हमने अपनी बेटी को वो संस्कार दिए हैं जो आज की लड़कियों में देखने नहीं मिलता। अरे नाराज क्यों होती हो, सच बात है तो। छोड़ो छोड़ो, फेरे हो रहे, बाद में होती रहेगी बातें। वैसे भी दामाद हमारा लाखों में एक है। रिंकू ने प्रिया का हाथ धीरे से दबाया। प्रिया तुम चिंता मत करो, ये घर तुम्हारा है, कोई कुछ भी बोले मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रिया मुस्कुराई। भाई पति जब साथ दे रहा है तो किसी की क्या परवाह। फेरे पूरे हुए। मंडप में दिए जल रहे थे। दो जोड़े बने, एक तरफ खुशी थी, दूसरी तरफ मन में एक हल्की सी कसक। सास की जुबान थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखना विशाल हमारे घर का नाम रोशन करेगा। दामाद मिला है तो ऐसा मिला है। रिंकू के पापा धीरे से बोले, भाग्यवान बहू भी घर की लक्ष्मी होती है, ये मत भूलना। दोनों जोड़े विदा हो गए। विशाल रिंकी को लेकर गोवा निकल गया और रिंकू अपनी प्रिया को लेकर मसूरी। देखो देखो हमारा दामाद कितना शौकीन है, गोवा ले गया बेटी को। ये हुई ना असली जिंदगी। मम मसूरी भी कम नहीं है, पहाड़ों का मौसम बड़ा सुहाना होता है इस वक्त। अरे छोड़ो, पहाड़ पहाड़ होते, गोवा में बीच है, समंदर है, मस्ती है। हमारी रिंकी तो मजे करेगी। और मसूरी में क्या रखा है, ठंड और कोहरा। 10 दिन बाद दोनों जोड़े वापस आए। पहले विशाल और रिंकी पहुंचे। विशाल का मुंह लटका हुआ था। कैसा रहा गोवा बेटा? अंकल बताइए मत, जून में गोवा जाना मतलब भट्टी में घुसना। इतनी उमस, इतनी गर्मी, बीच पर खड़े होना मुश्किल था। सब टूरिस्ट चले गए थे, होटल भी सुनसान, खाना भी बेकार मिला, पूरे पैसे बर्बाद। कमला बहन और सास शशि का तो मुंह ही बंद हो गया। तभी रिंकू और प्रिया अंदर आए। दोनों के चेहरे खिले हुए थे। माँ क्या मसूरी था, एकदम जन्नत। इस मौसम में पहाड़ों पर हरियाली देखने लायक थी, ठंडी हवा, बादल, झरने। और प्रिया ने तो सारी जगह पहले से रिसर्च करके रखी थी, एक दिन भी बर्बाद नहीं हुआ। पहाड़ों में जा रही थी तो अपनी ननद को भी पूछ लेती, बेचारी गर्मी में गर्म जगह चले गए। वैसे मजे किए तूने? हाँ माँ जी, इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया था। गर्मी में तो गोवा मैंने कहा था, फिर खैर बात आई गई हो जाती है। सुबह के 7 बज चुके थे। प्रिया उठ चुकी थी, रसोई में चाय चढ़ा रही थी। नाश्ता बना दिया, घर झाड़ लिया। शशि अभी बिस्तर पर ही थी। माँ जी चाय रखती है, नाश्ता भी तैयार है। आ बेटा रख दो। कमला बहन नाश्ते पर आ गई थी। चाय का घूंट लिया, कुछ नहीं बोला, बस अपने फोन में लगी रही। दोपहर में प्रिया ने दाल, सब्जी, रोटी सब बनाया। कमला बहन खाने बैठी, 2 निवाले खाए। नमक जरा ज्यादा है आज। जी दीदी, अगली बार ध्यान रखूंगी। शाम को प्रिया ने कपड़े धोए, बर्तन मांजे, फिर रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। किसी ने एक बार नहीं पूछा कि थकी हो या नहीं। तभी दरवाजा खुला। विशाल आया, हाथ में आधा किलो भिंडी का थैला था। माँ जी लीजिए, आपकी पसंद की भिंडी लाया हूँ बाजार से। सास की आंखें चमक उठी।
अरे वाह रे मेरे दामाद, देखो भाई कितना ध्यान रख रहा है, ये खुद से सोचकर भिंडी लाया। ऐसे दामाद किस्मत वालों को मिलते हैं, भगवान ने सच में हीरा दिया है हमें। अरे विशाल बेटा, सब्जी लाने की क्या जरूरत थी, जो खाना था बता देते, बहू ऑनलाइन मंगा लेती है। प्रिया रसोई में खड़ी चुपचाप सुन रही थी। सारा दिन घर संभाला, कोई एक शब्द नहीं, और आधा किलो भिंडी पर तारीफों की बारिश। रिंकू अंदर आया, प्रिया का चेहरा पढ़ लिया। प्रिया आज खाना बहुत अच्छा बना था, सच में तू नहीं होती तो ये घर नहीं चलता। और तुम फिर वही सोच रही हो ना, मैंने कहा था ना कि। अरे हाँ भाई मैं ठीक हूँ। फिर एक रोज रीमा के घर में कटहल की सब्जी कभी नहीं बनी थी। रिंकू के पापा को पसंद ही नहीं था, शशि को भी नहीं, कमला बहन को तो बिल्कुल नहीं, तो प्रिया ने कभी बनाई नहीं। जो घर में किसी को पसंद नहीं वो क्यों बनाए। एक दिन विशाल आया और बोला, माँ जी बहुत दिन हो गए, कटहल खाने का मन है। अरे हाँ बेटा, तुझे तो बचपन से पसंद है, कल बनवाती हूँ। अगले दिन बुआ सास सीधे प्रिया के पास आई। प्रिया कल कटहल बना लेना, हमारे दामाद को बहुत पसंद है। बुआ जी मैंने कभी बनाई नहीं कटहल, घर में किसी को पसंद नहीं थी तो सीखने का मौका ही नहीं मिला। क्या मतलब, बहू होकर कटहल बनाना नहीं आता, ये भी कोई बात हुई? इतना भी नहीं आता? सब बहाना है दीदी। अरे दामाद को देखो, जो खाते नहीं वो भी खा लेते हैं इस घर में आकर, और इनकी बहू होकर भी नखरे देखो। तो क्या हुआ, दामाद को पसंद है तो सीखना चाहिए था, बहू का फर्ज है ये। ठीक है आप बता दीजिए रेसिपी, मैं कोशिश करती हूँ। अरे मुझे नहीं आती, हम कभी नहीं बनाते थे। रिंकू ने सुन लिया तो बोला, माँ प्रिया यूट्यूब देखकर बना लेगी, और वैसे भी जो चीज घर में कभी बनी नहीं उसके लिए प्रिया को दोष देना ठीक नहीं है। बुआ सास बड़बड़ाती हुई चली गई। दामाद की पसंद का भी ख्याल नहीं, अच्छी बहू होती तो खुद सीखती। प्रिया ने चुपचाप फोन उठाया, यूट्यूब खोला, कटहल की रेसिपी ढूंढी और रसोई में चली गई। शाम को कटहल बनी, विशाल ने खाई और बोला, वाह माँ जी देखो, प्रिया भाभी ने तो कमाल कर दिया। बुआ सास ने एक निवाला लिया। ठीक है, हमारे दामाद को पसंद आई, बस यही काफी है। फिर एक रोज मोहल्ले की चाय की दुकान पर सुबह की रौनक थी। रमेश भैया अपनी दुकान खोल रहे थे। पड़ोसन सुनीता जी अखबार लेने आई थी, तभी सास भी आ गई। सुबह की सैर के बाद चाय पीने की उनकी पुरानी आदत थी। शशि जी सुना है बहू नौकरी करने वाली है। हाँ भाई, अब उसकी मर्जी, जो आए करे, हमें क्या। अरे पढ़ी लिखी है तो नौकरी करे, अच्छी बात है ना। पढ़ी लिखी? हाँ बीकॉम किया है, जैसे बड़ा तीर मार लिया। हमारा विशाल भी तो एमबीए किया है, उसकी बात अलग है। दिमाग है लड़के में, समझदारी है। और ये प्रिया पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अकल कहाँ से आएगी। लेकिन कमला जी पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, लड़की हो या लड़का। रमेश भैया आप नहीं समझोगे, डिग्री लेना अलग बात है और काबिल होना अलग। हमारे दामाद को देखो कैसे बात करता है, कैसे सोचता है। और वो प्रिया, घर में रहो, खाना बनाओ, बस यही काम है उसका। उसी वक्त प्रिया और रिंकू उधर से निकल रहे थे। प्रिया के हाथ में एक फाइल थी, इंटरव्यू लेटर। अरे प्रिया बेटा, कहाँ चली सुबह सुबह? आंटी जी इंटरव्यू है, एक अकाउंटिंग फर्म में। वाह बेटा, बहुत अच्छा। कौन सी कंपनी है? आंटी बहुत अच्छी कंपनी है, प्रिया की पढ़ाई और काबिलियत दोनों काम आएगी। मुझे पूरा भरोसा है इस पर। सास का मुंह बन गया। हाँ इंटरव्यू देने जा रही है, मिल जाए तो बात करना, पहले नौकरी तो मिले। प्रिया ने शांति से कहा, कोशिश तो करनी है ना। तभी वहां विशाल भी आ गया, उसे सब सुना। अरे भाभी आप जरूर क्लियर करोगी। और माँ जी, भाभी की पढ़ाई मेरे जितनी है, बस फर्क इतना है कि मैं एमबीए हूँ और भाभी बीकॉम, लेकिन अकाउंटिंग में तो भाभी मुझसे ज्यादा जानती है। अरे तू चुप कर विशाल, हमेशा दूसरों की तरफदारी करता है। अरे सच बोल रहा हूँ मैं, तरफदारी नहीं है। रमेश भैया मुस्कुराते हुए बोले, लड़की बड़ी लिखी है, पति साथ है, घर वाले खुश है, बस आप ही है जिन्हें तकलीफ है। कमला बहन ने चाय का कप रखा और उठ गई। मुझे क्या तकलीफ, मैं तो बस सच बोलती हूँ, आजकल कोई सच सुनना ही नहीं चाहता। शाम को प्रिया का फोन आया, इंटरव्यू सिलेक्ट हो गई थी। रिंकू ने घर में मिठाई मंगाई, ससुर ने बेटे को गले लगाया, बहू को दुआएं दी। बुआ सास और सास कमरे में बैठी रही, बाहर ही नहीं आई। रविवार की सुबह थी, विशाल और रिंकी आए हुए थे। कमला बहन सुबह से ही रसोई में घुसी हुई थी। दीदी आज क्या बना रही हो इतने चाव से? अरे हमारा दामाद आया है, विशाल को मटर पनीर बहुत पसंद है, और खीर भी बनाऊंगी और पराठे भी। वाह दीदी, इतना सब। प्रिया रसोई में आई। माँ जी आज मेरा भी मन था कि कढ़ी चावल बने, बहुत दिन हो गए। अरे आज नहीं बेटा, आज तो विशाल के लिए मटर पनीर बन रहा है, कढ़ी चावल फिर कभी बना लेना, दामाद रोज थोड़ी ना आता है। प्रिया ने मुंह बंद किया और चुपचाप बाहर चली गई। रिंकू धीरे से बोला, माँ प्रिया के लिए कभी उसकी पसंद का भी बनाया करो। हाँ बेटा बनाऊंगी ना, अगली बार पक्का।
तो ऐसे भी तेरी बीवी तो अब कमाऊ है ना। अगली बार कब आया किसी को नहीं पता। अगले हफ्ते प्रिया बोली, माँ जी मम्मी का फोन था, कह रही थी 1-2 दिन के लिए आ जाओ, भाई की परीक्षा है, थोड़ा काम है घर में। सास का मुंह बन गया। अरे अभी अभी तो आई और फिर मायका। बहुओं का यही होता है, ससुराल में मन ही नहीं लगता। बस 2 दिन की तो बात है। 2 दिन से शुरू होता है, फिर 2 हफ्ते हो जाते हैं, हमने देखा है। माँ, विशाल जीजा हर हफ्ते आ जाते हैं यहाँ, वो ठीक है, और प्रिया 2 दिन के लिए बाहर जाए तो बुरा। विशाल की बात अलग है, वो दामाद है, दामाद का आना शुभ होता है। और बेटी का मायका जाना बुरा मत मानना, लेकिन ये भी तो आपका मायका ही है। अरे वो अलग बात है। कैसे अलग है? ये भी तो किसी की बेटी है। बुआ सास और सास दोनों के पास जवाब नहीं था। बड़बड़ाती हुई कमरे में चली गई। शाम को पड़ोसन, लाजी दामाद किस घर से है? अरे सुनीता जी बहुत अच्छे घर से है, दिल्ली में अपना मकान है, बाप का बिजनेस है, बेटा MBA है। हमने तो सोना ढूंढा है, सोना। और बहू का मायका? हाँ ठीक ठाक है, मतलब बुरा नहीं है, पर दामाद जैसा कहा, वो तो अलग ही घर है। बहू के माँ बाप सीधे साधे लोग हैं बस। मतलब अच्छे लोग हैं। हाँ अच्छे तो है, लेकिन हमारे दामाद का घर वो तो 1 नंबर है, क्या रुतबा है उनका। सुनीता मुस्कुराई और चाय का घूंट लिया। बुआ जी, बहू भी तो उसी घर से आई है जहाँ से आपकी बेटी गई है, सोचना कभी। वहीं प्रिया की नौकरी को 6 महीने हो गए थे। हर महीने तनख्वाह आती और घर में एक सुकून आ जाता। एक दिन रिंकू और विशाल दोनों बैठे बात कर रहे थे। भाभी सच बताओ, सैलरी कितनी है? अरे बस ठीक ठाक है भैया। अरे बता दो, प्रिया ने बताया। विशाल की आंखें चौड़ी हो गई। अरे भाभी, आप तो मुझसे भी ज्यादा कमा रही हो। MBA करके मैं इससे कम पर हूँ और आप MCOM में इससे ज्यादा। कमाल है सच में। माँ जी सुन रही हो? सास रसोई में थी, उन्होंने सुना लेकिन चुप रही, मुंह से कुछ नहीं निकला। उसी हफ्ते सास की तबीयत बिगड़ी। बुखार इतना तेज था कि उठना मुश्किल था। रिंकी को फोन किया गया। बुआ मैं आना चाहती हूँ, लेकिन विशाल कह रहे हैं कि अभी उनका जरूरी काम है, अगले हफ्ते आएंगे। ठीक है बेटा, आ जाना। मेरी भी बूढ़ी कमर हो रही है और अब वापस ससुराल भी जाना है, वो तो शादी के नाम पर टिक गए, वरना तेरे फूफा जी कहाँ इजाजत देते हैं। फोन रखा, आंखें बंद कर ली। उस रात प्रिया ने दफ्तर से जल्दी छुट्टी ली, दवाई लाई, खिचड़ी बनाई, ठंडे पानी की पट्टियां रखी। रात को सिरहाने बैठी रही। जब भी शशि ने आंखें खोली, प्रिया वहीं थी। तो सो जा बेटा, सुबह दफ्तर है तेरा, मैं भाभी के पास हूँ। बुआ जी अब चिंता मत करो, मैं हूं ना। 3 दिन बाद जब विशाल और रिंकी आए तो शशि ठीक हो चुकी थी। माँ जी अब कैसा है, हम आ गए? हाँ बेटा, प्रिया ने 3 रात सोने नहीं दिया खुद को, तब जाकर बुखार उतरा। विशाल चुप हो गया। रिंकी माँ के पास अकेले में बैठी। माँ एक बात कहूँ, जब तुम बीमार थी तो भाभी रात रात भर जागती रही और मैं नहीं आ सकी। सोचो अगर विशाल के घर में मेरे साथ ऐसा होता, मेरी तारीफ कभी ना होती, मेरी पसंद कोई ना पूछता, और जब मैं बीमार पड़ती तो कोई ना आता, तो तुम क्या कहती माँ? सास की आंखें भर आई। भाभी ने कभी शिकायत नहीं की, कभी जवाब नहीं दिया, बस करती रही, और हमने क्या दिया उसे। उसी शाम विशाल ने बताया कि पापा के बिजनेस में घाटा हो गया है और उसे कुछ पैसे की जरूरत है। घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी प्रिया उठी, अपने कमरे से लिफाफा लाई। भैया ये रखो, 3 महीने की बचत है मेरी, घर का बजट ना बिगड़े इसलिए अलग रखती थी, काम आए तो लो। विशाल का गला भर आया। भाभी आप? भैया परिवार है हम, बस इतना ही। सास कुर्सी पर बैठी सब देख रही थी। जिस बहू को उन्होंने कभी ओके ओके कहा, जिसकी पसंद का खाना कभी नहीं बना, जिसे मायके जाने पर रोका, जिसकी पढ़ाई को कभी तवज्जो नहीं दी, वही आज सबसे पहले खड़ी थी। बुआ उठी, धीरे धीरे प्रिया के पास आई, उसका हाथ थामा, आवाज कांप रही थी। बेटा मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, हमेशा दामाद की तारीफ और तुझे हमेशा नजरअंदाज किया, तेरी पसंद कभी नहीं पूछी, तेरी तारीफ कभी नहीं की, और तूने फिर भी मेरी सेवा की। माफ कर दे मुझे बेटा। प्रिया की आंखें भर आई। उसने कमला बहन को गले लगा लिया। बुआ आप बड़ी हो, माफी मत मांगो, बस आगे से अपना समझना, यही काफी है मेरे लिए। शशि ने आंखें पोंछी। रिंकू ने प्रिया का हाथ थामा। विशाल ने सिर झुका लिया। कामाक्षी घर के मंदिर में दिया जलाकर सोफे पर आकर बैठ गई। राघव की शादी पक्की क्या हुई? ऐसा लग रहा है जैसे छाती से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। भगवान की कृपा से अब इस सूने घर में रौनक आ जाएगी। सही कह रही हो, तुम भी अकेले काम करते करते थक जाती थी, अब सी आ जाएगी तो तुम्हें भी थोड़ा आराम मिलेगा और घर भी संभल जाएगा। तभी मंजरी ने दरवाजे से अंदर झांकते हुए सीधे लिविंग रूम में एंट्री ली और सोफे पर बैठ गई।
बधाई हो कामाक्षी, पूरे मोहल्ले में तुम्हारे राघव के रिश्ते की चर्चा हो रही है। अच्छा, मेरे साथ वाली कोई आ जाएगी तो मेरा भी मन लग जाएगा। सोना घर खाने को भागता है। तुझे तो बड़ी उम्मीदें हैं अपनी बहू से, पर एक बात कान खोलकर सुन लो, बहू ला रही हो तो जरा पहले दिन से ही उसे काबू में रखना। अरे मंजरी, तुम भी कैसी बातें लेकर बैठ गई। इकलौती बहू है मेरी, मैं तो उसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। क्या बोल रही हो? सच में बेटी बनाकर रखोगी? हाँ हाँ बिल्कुल। यही तो तुम जैसी सीधी औरतों की सबसे बड़ी बेवकूफी होती है कामाक्षी। आज की लड़कियां पैरों की जुत्ती बनकर रहना नहीं जानती। जरा सी ढील दोगी तो सीधा सर पर बैठकर तांडव करेंगी। शुरू से लगाम कसकर रखना, वरना बाद में रोने के दिन आ जाएंगे। तभी कामाक्षी के फोन की रिंगटोन बजी और स्क्रीन पर देवयानी ताई जी का नाम चमक उठा। नमस्ते जी ताई जी। हाँ, राघव का रिश्ता तो पक्का हो गया है, बस आपकी दुआ चाहिए। रिश्ता पक्का होने की बधाई तो ठीक है कामाक्षी, पर मेरी एक नसीहत हमेशा याद रखना। मैं अपनी बहू से भुक्तभोगी बैठी हूँ, इसलिए तुम्हें पहले ही आगाह कर रही हूँ। बहू के साथ चाय पीने उठना बैठना मत करना, और ना उसके साथ ज्यादा खिलखिलाकर हंसना बोलना। क्या बोल रही हो ताई जी? सच में बहू ऐसे करती है क्या? अगर हंसेंगे बोलेंगे नहीं तो वो तो पराया महसूस करेगी ना। अरे हाँ कामाक्षी, तुझे क्या पता, तू तो अभी नई नई सास बनने जा रही है। इन लोगों के साथ ज्यादा हंस बोल लो तो ये पल भर में सिर पर चढ़ जाती हैं। घर का एक नियम बना लो, पहले अविनाश जी और राघव खाना खाएंगे, तुम खाना खा लेना, उसके बाद ही बहू को थाली देना। गायत्री बुआ जी ने भी उसी वक्त कॉन्फ्रेंस कॉल पर अपनी आवाज बुलंद कर दी। भाभी, ताई जी बिल्कुल पते की बात कर रही है। और सुनो, बहू के सिर से घूंघट कभी नीचे नहीं उतरना चाहिए। जहां सिर से पल्ला उठा वहीं समझो लाश शर्म सब हवा में हुई। आज घूंघट हटेगा तो कल वो सीधा सलवार सूट से पैंट टॉप पर आ जाएगी, फिर नचाएगी तुम्हारे बेटे को अपनी उंगलियों पर। अरे बाप रे गायत्री, मुझे तो डर ही लगने लग गया है अब इससे। मैंने तो सोचा था सब सीधे सीधे तरीके से हो जाएगा। डरना नहीं है भाभी, बस अपना दबदबा बना कर रखना। पहले दिन से ही आंखें तरेर कर रखोगी तो मजाल है जब वो अपनी सीमा लांघे। कुछ महीनों बाद शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बीत गए और सुबह की पहली धूप के साथ सिया रसोई में चाय बनाने आई। राघव, आपकी चाय यहाँ स्लैब पर रख दी गई है, आकर पी लीजिए। कामाक्षी ने जैसे ही सिया के मुंह से राघव का नाम सुना, उनकी आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। ये क्या तरीका है सिया? तुम्हें अपने मायके में किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या? पति का नाम सरेआम ऐसे जुबान पर लेती हो। वो इस घर के कमाऊ पूत है और तुम्हारे सुहाग हैं, उनका नाम आदर से लिया करो। जी मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी मैं। राघव रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और अपनी माँ की तरफ देखने लगा। मम्मी, आजकल के जमाने में पति का नाम लेना कोई पाप नहीं है। हम दोनों एक ही उम्र के तो हैं, तो इसमें इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत है? तू चुप कर राघव, तू तो उसका पक्ष ले मत। आज नाम ले रही है, कल को तुझे तू तड़ा करके ले आएगी। कुछ दिनों बाद कामाक्षी को सिया को कंट्रोल में रखने का एक नया बहाना मिल गया था। उस दिन सिया सीधा अपने कमरे से सलवार सूट पहने हुए निकली, तभी कामाक्षी की नजर उस पर पड़ गई। ये क्या पहना है सिया, सुबह सुबह सीधा सूट? जी मम्मी जी, काम करने में थोड़ी आसानी रहती है। क्या बोला तूने? सलवार सूट में आसानी? क्या हमने कभी साड़ी पहनकर काम नहीं किया? शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है और साड़ी छोड़ दी? हमारे घर में ये सब पैंतरे नहीं चलते। पर मम्मी जी, आजकल तो सभी सूट पहनते हैं। पहनते होंगे बाहर के लोग, मुझे ये सब तमाशा बिल्कुल पसंद नहीं है। जाओ अभी साड़ी बदल कर आओ। और ये सिया, ये तुम्हारा पल्ला बार बार सिर से क्यों खिसक रहा है? हमारे खानदान की बहुएं बिना घूंघट के बड़ों के सामने नहीं आती, इसे ठीक से ओढ़ कर रखो। शाम को सुमित्रा मामी जी का फोन कामाक्षी के मोबाइल पर आया। हाँ सुमित्रा, बोलो कैसी हो? हाँ, बहू तो आ गई है घर में, बस अब उसे घर के तौर तरीके सिखा रही हूँ। पर सच बताऊं तो मुझे अंदर ही अंदर डर ही लगने लगा है अब इससे। डरने की कोई बात नहीं है कामाक्षी, बस हाथ ढीला मत छोड़ना। तुम्हारे मोहल्ले का तो मुझे पता ही है, वहाँ हर दूसरी बहू किटी पार्टी में सर धचकर उड़ती फिरती रहती है। तुम्हारी बहू भी कल को कहेगी कि मुझे किटी पार्टी में जाना है, सहेलियां बनानी है, उसे अभी से साफ मना कर देना। 5-7 साल 10 साल बाद मन करे तो जाए, अभी से इतनी छूट देने की कोई जरूरत नहीं है। कामाक्षी ने फोन काटा और देखा कि सिया लिविंग रूम की सफाई कर रही है।
मम्मी जी, मैंने सुना है कि अपने मोहल्ले में कुछ औरतें किटी पार्टी करती हैं, तो क्या मैं भी ज्वाइन कर लूँ? कुछ जान पहचान हो जाएगी, मेरे बराबर की लड़कियां मिल जाएंगी, उनसे जान पहचान भी हो जाएगी, थोड़ी दोस्ती सहेली भी बन जाएगी, आगे चल के मेरे काम भी आएगा। क्या बोला तूने? अरे महीने भर भी नहीं हुआ है, तू हवा में उड़ने लग गई। हमारे घर की कुछ मर्यादाएं हैं। ये जो बाहर पड़ोस की औरतें किटी पार्टी के नाम पर घूमती फिरती है ना, उस तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। तुम्हारा काम घर संभालना है, बाहर पैर फैलाना नहीं। सिया ने चुपचाप सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे अपनी कमरे की तरफ चली गई। राघव कमरे में आया तो उसने देखा कि सिया की आंखों में हल्के आंसू थे। सिया, तुम मम्मी की बातों का बुरा मत मानो, उनका स्वभाव ऐसा नहीं है, बस वो बुआ जी और ताई जी के बहकावे में आ गई है। मैं उनसे बात करूंगा। मुझे बुरा नहीं लगा राघव, बस थोड़ा अजीब लगता है। मैं इस घर को अपना मान कर आई हूँ, पर यहाँ हर बात पर टोका टाकी होती है, जैसे मैं कोई बाहरी इंसान हूँ। शाम को राघव अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ कामाक्षी अलमारी में कपड़े रख रही थी। मम्मी, आप बात बात पर सिया को क्यों टोकती रहती है? कभी नाम लेने पर, कभी घूंघट पर, और अब बाहर आने जाने पर भी पाबंदी। वो इस घर में घुटने लगेगी। राघव, तू अपनी माँ को मत सिखा। क्या बोल रहा है तू? वो घुटने लगेगी? मुझे अच्छी तरह से पता है कि घर कैसे चलाया जाता है। अगर शुरू में उसे ढील दे दी तो वो मेरे सिर पर तांडव करेगी। तू अपनी पत्नी का गुलाम मत बन। जो कह रही हूँ वो चुपचाप होने दे। अविनाश डाइनिंग टेबल पर बैठकर पानी पी रहे थे और कामाक्षी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। सिया, चलो रात का खाना ला क्या है, पहले अपने पापा जी और राघव को परोस दो, वो दोनों खाना खा लेंगे, मैं भी खा लूंगी, उसके बाद तुम रसोई समेट कर आराम से खा लेना। मम्मी जी, हम सब साथ बैठकर भी तो खा सकते हैं ना, डाइनिंग टेबल पर इतनी जगह भी तो है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा तो सोच समझ कर बोला कर, क्या बोल रही है? बिना सोचे समझे जुबान खिसक जाती है तेरी। पहले घर के कमाऊ सदस्य भोजन करते हैं, फिर घर की औरतें। जैसे मर्यादा चलती आ रही है वैसे ही चलेगी। सिया ने उन दोनों की थाली लगाई और रसोई के कोने में खड़ी होकर दोनों के हटने का इंतजार करने लगी। 3 महीने बीत चुके थे। सिया दोपहर के समय कमरे में लैपटॉप खोलकर बैठी थी कि तभी मंजरी पड़ोसन ने घर में एंट्री ली। अरे कामाक्षी, ये तुम्हारी बहू क्या दिन भर कंप्यूटर में आंखें गड़ाए रहती है? कोई नौकरी वोकरी ढूंढ रही है? हाँ मंजरी आंटी, पुराने ऑफिस में दोबारा अपना रिज्यूम डाला है। देखो जगह खाली और वैकेंसी मिल जाए तो नौकरी करने की सोच रही हूँ। जैसे ही मंजरी ने सिया की ये सब बातें सुनी, उसने थोड़ा नमक मिर्च लगा के कामाक्षी के कान भर दिए। अरे कामाक्षी, मैंने सुना है कि तुम्हारी बहू नौकरी करेगी। क्या बोल रही हो मंजरी? सच में? किसने कहा तुमसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हाँ हाँ कामाक्षी, अभी अभी उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया है, कमरे में बैठकर यही तो कर रही है वो। धन्य हो कामाक्षी, हमने तो तुझे कितना समझाया था, पर तेरी समझ में कुछ नहीं आया। पर मंजरी, उसने तो मुझसे इस बारे में कोई बात ही नहीं की। अब बहू नौकरी करने बाहर जाएगी, तू यहाँ बैठकर रोटियां बेलेगी, फिर वो मैडम साहिबा थक कर आएगी और तू उसे गर्मा गर्म रोटियां खिलाएगी। अरे वाह भाई वाह, जिंदगी भर उसके पैरों में ही तू दबी रहेगी। ऐसा मत कहो मंजरी, कहा था ना तुझे कि लगाम कस के रख। अभी नौकरी करने बाहर जाएगी, खुद कमाएगी और तुझे डुगडुगी की तरह बचाएगी। वाह भाई वाह, मजे आ गए सुन के। कामाक्षी ने जैसे ही बात सुनी, उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सिया, ये क्या तमाशा लगा रखा है? हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है जो तुम्हें बाहर जाकर पैर फैलाने की जरूरत पड़े। मम्मी जी, मैं अपनी पुरानी नौकरी फिर से शुरू करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी रहूं और राघव पर बोझ न बनूं। नहीं, मैंने मना कर दिया, इसके ऊपर और कुछ नहीं होगा। बस शादी के 1 साल पूरे होने वाले थे। गायत्री बुआ और ताई जी का ज्ञान कामाक्षी को देना खत्म नहीं हुआ था। एक दिन गायत्री बुआ जी ने फोन पर अपनी नई फरमाइश सुना दी। भाभी, शादी को 1 साल पूरा होने आया है, अब घर में किसी किलकारी की आवाज आएगी या बहू को ही लाड प्यार करती रहोगी? हाँ गायत्री, मैं भी यही सोच रही हूँ। सिया, सुन रही हो ना? अब बच्चे के लिए अभी से जोड़ना शुरू कर दो। ये जो आजकल की लड़कियां 2-2 साल का गैप ले लेती है ना, वो ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। गायत्री बुआ की बातों में आके कामाक्षी ने सिया को अपना हुक्म सुना दिया कि अगले ही महीने मुझे दादी बनना है। मम्मी जी, मैं अभी मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सेटल होना चाहती हूँ। अब 1 साल भी नहीं हुआ है, 2 साल बाद सोचेंगे ना। मम्मी जी, ये हम लोगों का आपसी फैसला है। क्या सच में तुम तैयार नहीं हो? तुम होती कौन हो फैसला करने वाली? अगर तुम दोनों का ये आपसी फैसला है तो इस घर में क्या कर रहे हो? हमारे साथ रहते हो तो हमारे नियम कानून चलेंगे। मुझे तो डर ही लगने लग गया है तुम्हारी इन आज़ाद ख्यालों बातों से। अगर अभी बच्चा नहीं हुआ तो समाज में मेरी नाक कट जाएगी। राघव ऑफिस से थका हारा घर लौटा तो उसने देखा कि सिया रसोई में रो रही थी। मम्मी, आपने फिर से सिया को टोकना शुरू कर दिया, कभी खाने को लेकर, कभी उसके मायके वालों को लेकर, और अब बच्चे के लिए भी दबाव। राघव, तू अपनी जुबान को लगाम दे। मैं इस घर की बड़ी हूँ
और अगर आज इसे बच्चा पैदा करने और घर संभालने की आदत नहीं डाली तो तू अपनी पत्नी का पल्लू पकड़ना बंद कर। एक दिन रात के 11 बज चुके थे और राघव और सिया के बेडरूम का दरवाजा बंद था। राघव, अब पानी से ऊपर जा चुका है। तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मुझे इस घर में कोई सम्मान नहीं मिलता, न जरा सी आज़ादी। क्या मैं सिर्फ एक नौकरानी बनकर रहने के लिए आई हूँ? सिया, शांत हो जाओ। मैं समझ रहा हूँ कि मम्मी का रवैया बहुत स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, पर वो बस ताई जी और बुआ जी की बातों में आ गई हैं। मैं सुबह उनसे बात करूंगा। नहीं राघव, बहुत हो गया है तुम्हारी माँ का, हद से ज़्यादा हो गया है। मुझे साथ में बिठाती नहीं है, उठाती नहीं है, मुझे साथ लेकर कहीं बाहर नहीं जाती है। माँ बाप के यहाँ जाने को बोलती हूँ तो जाने नहीं देती है। फ़ोन पे अपनी माँ से बात करती हूँ तो उसमें भी पहरा लगा देती है। चाहती क्या है वो मुझसे? सिया, वो पुरानी सोच के है। उन्हें लगता है कि ऐसा करेंगे तो तुम उनके काबू से बाहर हो जाओगी। अच्छा, उनकी सोच ही अब ऐसी ही है तो फिर मैं क्या बोलूँ? और उनको बुआ जी ताई जी की बातें सिर्फ समझ में आती है। ठीक है, जब मैं ही उनको पसंद नहीं हूँ तो फिर किस लिए रहूँ मैं इस घर के अंदर? नहीं, अब और नहीं। मैं इस घुटन भरे माहौल में एक पल भी नहीं काट सकती। सुबह होते मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगली सुबह सूरज निकलते ही सिया ने अपने सूटकेस में कपड़े ठूसना शुरू कर दिया। सिया, रुक जाओ प्लीज़, ऐसा कुछ कदम मत उठाओ जिससे बात और बिगड़ जाए। एक बार बैठकर ठंडे दिमाग से सोचो। सोचने का वक्त जा चुका है राघव। मैंने एक साल एक घूंघट की आड़ में अपने सारे अरमानों का गला घोंटा है। अब मैं अपनी आत्मा को और नहीं मार सकती। आज तुम्हारी माँ ने हद कर दी है बच्चे की बात उठाकर। यह हम दोनों का आपसी मामला था, पर उसमें भी उन्होंने अपनी पाबंदी लगाई। बस बहुत हुआ। राघव रसोई की तरफ भागा जहाँ कामाक्षी चाय छान रही थी। मम्मी देखिए, सिया अपना सामान बांध रही है, वो घर छोड़कर जा रही है। प्लीज आप उसे रोकिए और अपनी जिद छोड़िए। जाने दे राघव, कोई जरूरत नहीं है रोकने की। क्या बोल रही थी वो? घर छोड़कर जाएगी? डरा रही है हमें? ऐसी बहुएं 2 दिन मायके जाकर बैठती हैं और अपने आप अकल ठिकाने आ जाती हैं। जाने दे उसे, पैर मत पकड़ना उसके। सिया अपना भारी सूटकेस लेकर लिविंग रूम में आई और उसने कामाक्षी के सामने हाथ जोड़ दिए। नमस्ते मम्मी जी। इस घर की मर्यादा बनाए रखने के लिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। अब मैं वापस अपने पीहर को जा रही हूँ। और हाँ, एक बात और बोलनी थी आपसे, ताई जी से, बुआ जी से, मंजरी आंटी, इन सब की बहुओं को बोल दो आपकी सेवा करने के लिए आ जाए, क्योंकि मैं तो उस लायक नहीं हूं ना। हाँ हाँ, जाओ सिया। वैसे भी तुम्हारा मन तो 24 घंटे मायके में लगा रहता है। यहाँ तो बस तुम्हारा शरीर था। जाओ अपनी माँ के पल्लू से जाकर लिपट जाओ। अविनाश न्यूज़पेपर छोड़ के सोफे से खड़े हो गए और सिया के पास आए। बहू, ये क्या कर रही हो? घर की बात घर में ही सुलझाई जाती है, ऐसा गुस्सा होकर कदम मत उठाओ। पापा जी, आपके लिए मेरे दिल में हमेशा आदर रहेगा, पर जहाँ रोज मेरा अपमान हो वहाँ मैं अपनी मर्जी से नहीं रह सकती। राघव सिया के साथ मुख्य दरवाजे तक आया और उसका सूटकेस पकड़ने लगा। सिया, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ, पर मेरा यकीन मानो, मैं इस स्थिति को संभाल लूंगा। तुम बस थोड़ा वक्त दो। राघव, तुम मेरे पति हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर तुम्हारी मम्मी के साए में मैं इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगी। अगर तुम्हें मेरे साथ अपनी गृहस्थी बचानी है तो तुम्हें कोई ठोस फैसला करना होगा। अब मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। तुम्हें अपना मकान लेकर अलग रहना होगा, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सिया दरवाजे से बाहर निकल गई और राघव लिविंग रूम की तरफ लौटा। राघव को अकेले वापस आता देख कामाक्षी के चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली थी। लो राघव, गई किसके बहकावे पे आ रही थी ना, लो तुम्हारे हाथ से निकल गई। देखा तुमने, मैंने पहले ही कहा था कि आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। राघव ने अपनी माँ की तरफ देखा और उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। मम्मी बस कीजिए, वो किसी के बहकावे में नहीं आई। आपके तानों से तंग आकर गई है वो। आपने एक हंसती खेलती लड़की को घर से खदेड़ दिया। अरे तो मुझे तो सबने यही बोला था कि सर चढ़ जाएगी, बहू सर चढ़ जाएगी। मैं तो बस उसे मर्यादा सिखा रही थी। लो, तुमने ज्यादा ही किया था ना, तो अब ज्यादा सर चढ़ गई। आपकी उस मर्यादा ने मेरा घर उजाड़ दिया मम्मी। अब आप खुश रहिए अपने इस खाली घर में, मैं भी अपना सामान समेट रहा हूँ। ये सुनते ही कामाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। क्या बोल रहा है तू राघव? सच में तू सामान क्यों समेट रहा है? क्योंकि सिया ने साफ कह दिया है कि वो इस घर में दोबारा कदम नहीं रखेगी। अगर मुझे अपनी गृहस्थी बचानी है तो मुझे उसके साथ अलग मकान लेकर रहना होगा, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। कामाक्षी ने घबराकर अविनाश की तरफ देखा, पर अविनाश ने अपनी आंखें फेर ली। अलग रहेगा? तो होश में तो है राघव, तू मेरा इकलौता बेटा है। बुढ़ापे में तू अपनी माँ को छोड़कर उस लड़की के पीछे अलग रहने चला जाएगा? मम्मी, मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी पत्नी को इस तरह तिल तिल मरते नहीं देख सकता। दूसरों के कहने पर आकर आपने अपने ही हाथों अपना पूरा घर बर्बाद कर दिया।
मैंने क्या बर्बाद किया? मैं तो ताई जी और बुआ जी के तजुर्बे से सीख रही थी। ताई जी, बुआ जी और मामी जी इन सब ने आपको अपना ज्ञान दिया, पर बुद्धि तो आपकी थी ना मम्मी। आपने अपनी बुद्धि से काम क्यों नहीं लिया? उनका क्या, उनका घर तो बस रहा है, उजाड़ा तो आपने अपना घर है ना। कामाक्षी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सोफे के हैंडल को कसकर पकड़कर खड़ी हो गई। एक माँ होने के नाते आपको अपनी बहू को प्यार से अपने हिसाब से घर में रखना चाहिए था, पर आपने उनकी दकियानूसी बातों को हुक्म मान लिया। राघव बेटा, तू ऐसे मत बोल, मैं तेरी माँ हूँ। मम्मी, मैंने आपको कितनी बार आगाह किया था कि सिया घुट रही है, मत टोको से, पर आपको तो बस अपनी जिद प्यारी थी। अब भुगती है ना। अब यहाँ बुआ जी की बहू आएगी, ना मामी जी की और ना ताई जी की। बहू तो आपकी यही निहाल करती जिसे आपने खुद अपने हाथों से खो दिया। राघव सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ा और अलमारी से अपना बैग निकालने लगा। ये सब देखकर कामाक्षी बिल्कुल सुन्न हो गई। उनका सिर चकराने लगा और उन्होंने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। वो सोफे पर ढह गई और फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि समाज की झूठी मर्यादा के चक्कर में आज उन्होंने अपना इकलौता बेटा और भरा पूरा घर हमेशा के लिए उजाड़ दिया था।